नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो यह इंडियन जियोग्राफी का तीसरा वीडियो है। तो इंडियन जियोग्राफी के तीसरे वीडियो में हम भौगोलिक परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले यूपी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ से आपको इसकी लिंक को ओपन करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ पर हमने इसकी पीडीएफ पहले ही डाल दी है। तो आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हमें भारत के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब विश्व में देख लेते हैं कौन सा क्रम है। तो 7वां क्रम है। हमने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाई है तो इसको आप देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। विश्व में इसका 7वां स्थान। अब यदि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में बड़े देशों का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले नंबर पर रूस आता है, फिर कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चीन है चौथे नंबर पर, फिर ब्राज़ील है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का 7वां स्थान आता है। तो इस प्रकार से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब आइए देख लेते हैं भारत के जो भौगोलिक विस्तार है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में। तो देख सकते हैं भारत का पूरब और पश्चिम से विस्तार। पूर्वी विस्तार कितना है देशांतर क्रम में देखते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट इसका है और अरुणाचल प्रदेश में इसका सबसे लास्ट बिंदु है किबुथी। याद रखिएगा, किबुथू इसे बोलते हैं या किबुथी बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित पॉइंट है। उसके बाद पश्चिमी पॉइंट देख लेते हैं तो गुहार मोती है। तो गुहार मोती गुजरात में स्थित है और ये 68 डिग्री 7 मिनट ये पूर्वी देशांतर इसका शुरुआत पॉइंट है। तो गुजरात में जहाँ से शुरू होता है तो 68 डिग्री 7 मिनट इसे पढ़ते हैं, ये पूर्वी देशांतर। उसके बारे में हम उसके बाद देख लेते हैं हम इसका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विस्तार देख लेते हैं। पहली बात इसकी स्थिति कहाँ पर है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जैसे कि ग्लोब यह हुआ तो इसकी स्थिति भारत की कहाँ पर है, यहाँ पर इसकी स्थिति है उत्तरी, ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ तो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में इसकी स्थिति है। उसके बाद हम इसका उत्तरी अक्षांश देख लेते हैं 37.6 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट। इसको ये जो डैश है यहाँ पर इसको मिनट पढ़ते हैं हमें, याद रखिएगा जियोग्राफी में हम इसे मिनट पढ़ते हैं। और इसका जो सबसे ऊपरी पॉइंट है तो इंदिरा कोल है और कहाँ पर है तो लद्दाख में। उसके बाद 8 डिग्री 4 मिनट है पॉइंट, ये कन्याकुमारी में स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में स्थित है और इंदिरा पॉइंट इसका सबसे लास्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद हम देख लेते हैं ग्रेट निकोबार। याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है जो इंदिरा पॉइंट स्थित है वो कहाँ पर स्थित है तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। याद रखिएगा ग्रेट निकोबार, याद रखिएगा कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ग्रेट निकोबार। उसके बाद हम देख लेते हैं जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से। याद रखिएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो यह पूरब से पश्चिम से पूर्व क्रम है। याद रखिएगा पश्चिम से इसका पूर्वी क्रम है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो 8 राज्यों की ट्रिक है उसकी है मित्र पर गमछा झार। याद रखिएगा इसको लिख लीजिए मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा,
P से पश्चिम बंगाल, R से राजस्थान, G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश, झ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड, झ से झारखंड ही। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए। 8 राज्यों से होकर यह कर्क रेखा भारत के गुजरती है। उसके बाद मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा की बात कर ली जाए तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला पॉइंट, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने डिग्री की है? तो 82 डिग्री 30 मिनट की यह रेखा है। तो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इसे 82 सही 1/2 डिग्री भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नैनीपुर से गुजरती है। नैनी याद रखेगा, इलाहाबाद से, यानी कि इलाहाबाद के जो नैनी से गुजरती है, मिर्ज़ापुर गलत है। उसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, इन सभी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या है? तो आंधी में छाता उड़ा, यह इसकी ट्रिक है। आ से आंध्र प्रदेश, उसके बाद में से मध्य प्रदेश, उसके बाद छा से छत्तीसगढ़, उसके बाद ऊ से उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ये सभी 5 राज्य हैं जहाँ से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। उसके बाद हम देख लेते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और अंतर दोनों में यदि डिफरेंस पूछा जाए तो 281 किलोमीटर का मात्र अंतर है। उसके बाद देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। द्वीपों सहित इसकी 7,516 किलोमीटर है। यहाँ पर सीमा होगा, बना लीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कौन कौन देश हैं। तो सबसे अधिक जो राज्य बांग्लादेश से साझा करते हैं उनमें सबसे पहले बांग्लादेश आता है। सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ बांग्लादेश साझा करता है, जो कि 4,096 किलोमीटर है। इसका पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं भारत के, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप में कि बांग्लादेश से कौन कौन देश राज्य सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और फिर त्रिपुरा। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला चीन देश है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। 3488 किलोमीटर है। तो चीन से लगे हुए राज्यों के नाम, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो चीन से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश। तीसरे नंबर पर पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान, पांचवा गुजरात। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य 1751 किलोमीटर है टोटल लंबाई। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उसके बाद हम बढ़ते हैं, चलिए अगले देश की ओर। यह है म्यांमार देश। तो म्यांमार से कौन कौन भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा है मिजोरम। यह म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और 1643 किलोमीटर म्यांमार देश भारत के साथ सीमा साझा करता है।
उसके बाद चलिए देख लेते हैं भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम। तो सिक्किम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम देख लेते हैं अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करने वाले देश राज्यों के नाम। तो लद्दाख, क्योंकि अफ़गानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर ही सीमा साझा करता है भारत के साथ, इस कारण से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? अफ़गानिस्तान। और लद्दाख स्टेट के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है, क्योंकि वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत लद्दाख को रखा गया है, इस कारण से लद्दाख एक राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे लंबी जलीय सीमा किसकी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है और यह 1962 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी जलीय सीमा की लंबाई किस राज्य की है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, 1962 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात राज्य आता है, ये 1215 किलोमीटर इसकी सीमा लंबी है, जलीय सीमा। उसके बाद सबसे छोटी जलीय सीमा वाले राज्य तो दमन और दीव हैं, केंद्र शासित प्रदेश, 10 किलोमीटर है इनकी लंबाई। उसके बाद गोवा है, 151 किलोमीटर है दूसरे नंबर पर। तो सबसे छोटी जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य दमन और दीव हैं। चलिए अगला देख लेते हैं चैनल या जलडमरू मध्य। कौन कौन चैनल हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, उनको हम देखेंगे इसमें। पहला है मालदीव और मिनिकॉय, तो 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है इसमें, मालदीव और मिनिकॉय। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल होता है, तो मिनिकॉय व लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। उसके बाद लिटिल अंडमान व कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। उसके बाद लिटिल अंडमान व कार निकोबार 10 डिग्री चैनल। उसके बाद देख लेते हैं सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार, तो ग्रैंड चैनल। तो सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार, तो ग्रैंड चैनल। उसके बाद तमिलनाडु व श्रीलंका, तो पाक की खाड़ी। तो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच जो चैनल है तो उसे क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। उसके बाद हम देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका, तो मन्नार की खाड़ी, यानी कि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। और याद रखिएगा सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार ग्रैंड चैनल के नाम से जाना जाता है इसे। चलिए देख लेते हैं पुदुचेरी 3 राज्यों में जो विभाजित है उसको देख लेते हैं। पुदुचेरी पहला है यमन, तो यमन आंध्र प्रदेश में है, 15 किलोमीटर इसका स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्र एरिया है, 15 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। उसके बाद पुदुचेरी है दूसरे नंबर पर, यह केंद्र है तमिलनाडु में, इसकी लंबाई है यानी कि क्षेत्रफल 280 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर कराईकल है, यह नाम माहे कराईकल तमिलनाडु में है, 135 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। उसके बाद है माहे, तो माहे का 59 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है माहे का। तो ये सभी पॉइंट आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़कर वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको पूरी तीनों क्लास का पीडीएफ एक ही में मर्ज करके अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से देखकर इस पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं इससे। चलिए देख लेते हैं खनिज संसाधन। कौन कौन राज्यों में कौन कौन से खनिज संसाधन सबसे अधिक मात्रा में हैं? तो पहला खनिज संसाधन में लौह अयस्क। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। पहला मैग्नेटाइट, काला 72% से अधिक लोहांश। दूसरा है हेमेटाइट, लाल 60 से 70% लोहांश। उसके बाद लिमोनाइट, पीले कलर का होता है, 40 से 60% इसमें लोहांश होता है। उसके बाद सिडेराइट भूरे कलर का होता है, 40% इसमें लोहांश होता है। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के लोहे के अयस्क जो भारत में पाए जाते हैं, मैग्नेसाइट, हेमेटाइट
और लिमोनाइट, सीडेराइट। आइए अब देख लेते हैं प्रमुख क्षेत्र इससे इम्पोर्टेंट जिले। तो झारखंड पहला इम्पोर्टेंट है, जहां पर सिंहभूम जिला से नोवा मंडी, गुआ, पलामू और सिदूरपुर, इन जिलों से यहाँ लौह अयस्क की मात्रा अधिक मात्रा में प्राप्त की जाती है। उसके बाद उड़ीसा का गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी, किरीवुरु और बादाम पहाड़ ये उड़ीसा के हैं, जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। उसके बाद है छत्तीसगढ़, डल्ली राजहरा, बैलाडीला और दंतेवाड़ा, ये सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लौह अयस्क हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी कि लौह अयस्क से संपन्न राज्यों और जिलों के नाम। उसके बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक में बेल्लारी में लौह अयस्क पाया जाता है, शिमोगा में भी, बाबा बूदन में और तुमकुर में। तो इन सभी जिलों में अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर, तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम, राजस्थान में नाथरा या नायरा की पाल, थुरहुंडेर। उसके बाद आंध्र प्रदेश अनंतपुर, नेल्लोर। उसके बाद तांबा, राजस्थान अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी खान, उदयपुर। तो याद रखिएगा तांबा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी खान और उदयपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश देख लेते हैं। तो मलाज खंड है, बालाघाट में है मध्य प्रदेश, मलाज खंड बालाघाट में। उसके बाद झारखंड, मोहाबनी, पलामू, सिंहभूम जिले में। तो झारखंड, मोहाबनी, पलामू, सिंहभूम जिले में लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है अयस्क मैग्नीज। तो मैग्नीज उड़ीसा से क्योंझर, कालाहांडी, गंजाम और कोरापुट जिलों से पाया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा शहरों से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र है उसके बाद नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उसके बाद झारखंड, सिंहभूम, हजारीबाग, इन जिलों से भी मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान से भी मैग्नीज की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में उड़ीसा का पहला स्थान है। यहाँ पर कांडाहांडी, कोल्हापुर और बालगीर फेमस ज़िले हैं। उसके बाद झारखंड के पलामू और लोहरदगा ये फेमस ज़िले हैं। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। उसके बाद झारखंड और तमिलनाडु का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सोना। सोना कर्नाटक के रायचूर और कोलार जिलों में पाया जाता है अधिक मात्रा में। तो याद रखिएगा कर्नाटक के कोलार और रायचूर में सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद चांदी देख लेते हैं। तो राजस्थान के जावर, उदयपुर पहाड़ी में स्थित जावर नामक जिले में चांदी अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद कर्नाटक, तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में अधिक मात्रा में चांदी पाई जाती है और बेल्लारी में भी अधिक मात्रा में चांदी की प्राप्ति होती है। उसके बाद सीसा, राजस्थान जावर, रामपुर, अगूचा और भीलवाड़ा, ये सीसा यहाँ से प्राप्त होता है राजस्थान से, जावर, रामपुर, अगूचा और भीलवाड़ा। उसके बाद छत्तीसगढ़, दुर्ग, रायपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो दुर्ग, रायपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा से सीसा की प्राप्ति होती है। उसके बाद हीरा, तो हीरे की प्राप्ति मध्य प्रदेश के पन्ना से प्राप्त होती है। हीरे की प्राप्ति मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा जिले से भी हीरे की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जस्ता। तो जस्ता राजस्थान से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ के प्रमुख जिले हैं अलवर, जावर, रामपुर, अगूचा और राजसमंद। यह प्रमुख जिले हैं जो कि जस्ता के लिए फेमस हैं। उसके बाद अभ्रक देख लेते हैं।
यानी कि माइका इसे इंग्लिश में बोलते हैं। माइका के आंध्र प्रदेश, नेल्लोर और गुंटूर फेमस है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर और नेल्लोर जिले अभ्रक के लिए फेमस है। उसके बाद राजस्थान के लिए सीकर और अजमेर प्रसिद्ध है। उसके बाद झारखंड में कोडरमा और हजारीबाग अभ्रक के लिए सर्वोत्तम विकल्प माने जाते हैं। उसके बाद हम कोयला देख लेते हैं। तो कोयला कितने प्रकार के होता है? सबसे पहले 4 प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पेट। तो झारखंड में झरिया, कर्णपुरा, बोकारो, चंदपुरा और गिरिडीह यह क्या पाए जाते हैं? इन राज्यों के जिलों में कोयला पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज दामोदर घाटी में भी काफ़ी मात्रा में कोयले के अवशेष हैं। उसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा में औरंग जिले में महानदी क्षेत्र में स्थित है औरंग जिला, जहां पर कोयले के अवशेष प्रतीत होते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश सिंगरौनी एमपी और यूपी दोनों में है। तो इन दोनों में ही कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ ताप्तपानी, रामकोला, सोनहत, बिलासपुर आदि जिलों में भी अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत का रूर प्रदेश, जर्मनी में कहते हैं रूर प्रदेश, तो छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खनिज वाली चट्टानें कहाँ पर है? तो धारवाड़ महंगी चट्टान है। उसके बाद कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम में। उसके बाद सीमेंट का आविष्कार कहाँ पर होता है? तो इंग्लैंड में 1824 ईस्वी में ही। उसके बाद यूपी में सीमेंट संयंत्र चुर्क, सोनभद्र, डल्ला, चुनार, मिर्जापुर। तो सीमेंट में प्रमुख उत्पादक जो संयंत्र हैं वो है सोनभद्र का चुर्क जिला, इल्ला जिला, चुनार और मिर्जापुर जिले भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं सर्वप्रथम उद्योग क्या क्या पड़े हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता असफल हो गया था, खोला था। तो फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता। उसके बाद सूती वस्त्र सफल हुए 1853 में बम्बई में सूती वस्त्र। उसके बाद कागज असफल हुआ है 1832 में, ये बिलासपुर में पश्चिम बंगाल में सफल हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कागज का आविष्कार सफल हुआ है तो 1867 में और कोलकाता में। उसके बाद देख लेते हैं चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग 1840 किलोमीटर और बेतिया बिहार। तो बेतिया बिहार चीनी उद्योग 1840। उसके बाद देख लेते हैं बेतिया बिहार के बाद जूट 1855 में जूट का पैसा भारतीयों से लेकर दिया गया। तो जूट 1855 में। रिसरा पश्चिम बंगाल, याद रखिए कई बार यह पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिसरा पश्चिम बंगाल। उसके बाद लौह इस्पात 1870 में, कुल्टी व पश्चिम बंगाल। उसके बाद सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में स्थापित हुए। उसके बाद देख लेते हैं तो भारी इंजीनियरिंग करने वाले छात्र रांची झारखंड में हैं। उसके बाद देख लेते हैं कानपुर का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर उत्तर भारत का मानचेस्टर। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को और सूती वस्त्र इसके साथ गिफ्ट। चलिए प्रमुख दर्दों के बारे में भी देख लेते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले भारत और चीन के बीच स्थित दर्दों के बारे में देखते हैं। काराकोरम, केपसांग, लानकला, चांगला, जराला, खादुंगला, भांगला और बुजिला, पीरपंजाल, बनिहार। यह प्रमुख दर्रे हैं जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं बुजिला दर्रा। श्रीनगर को
गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। उसके बाद बड़ा लाचा दर्रा, तो बड़ा लाचा दर्रा लेह मनाली को जोड़ता है, और शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, सिपकीला दर्रा। तो सिपकीला दर्रा तिब्बत और शिमला को जोड़ता है। उसके बाद रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है, तो मनाली और लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। उसके बाद नीतिला, उसके बाद भारत और चीन। उसके बाद लिपुलेख, तो नीतिला ये भारत और चीन के बीच आने जाने का प्रमुख दर्रा है। उसके बाद देख लेते हैं नीतिला भारत और चीन, लिपुलेख भारत और तिब्बत यानी कि भारत और चीन। उसके बाद मोलिंगला भारत और चीन के बीच में होता दर्रा स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं जेलेपला, तो जेलेपला गंगटोक लहासा तिब्बत सिक्किम में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार में दिफू स्थित है। पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश म्यांमार में स्थित है। उसके बाद तुजू दर्रा यह मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में म्यांमार सीमा पर स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं थाल घाट मुंबई में, नागपुर में। उसके बाद भोर घाट मुंबई पे। उसके बाद सेनकोट्टा केरल। उसके बाद प्ले। तो ये सभी दर्रे और भी हमने इसमें देखा कि प्रमुख राज्यों के उत्पादक अग्रणी राज्य और उसके साथ साथ भौगोलिक भारत का विभाजन इस वीडियो में हमने विस्तार से कवर किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।